कल हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो चैप्टर थे उसको हमने समाप्त किया था। आज हम एक फ्रेश और न्यू चैप्टर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। व्हाई वी नीड टू स्टडी आउट अर्थ्स इंटीरियर। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इस आप लोग ये समझ इतना तो जानते होंगे अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो, कि हमारा जो अर्थ है इसके अंदर और बाहर कुछ फोर्सेस काम करती हैं। अंदर इंटरनल फोर्सेस होती है, बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, हमारे हमें मतलब कि जो ह्यूमन है उस पे अपना प्रभाव डालती है, उसके सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को, उसके जीवन को उसमें चेंजेस लाती है। ठीक है, अब कैसे लाती है, तो इंटरनल फोर्सेस क्या करता है, आप लोग जब आगे और जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि इंटरनल फोर्सेस बहुत चीज़ों का कारण है। जैसे कि अगर कहीं माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरनल फोर्सेस कुछ लगा है। कहीं पे अगर भूकंप आ रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर भूकंप आ रहा है सिस्मिक, तो वहाँ पे क्या है, इंटरनल पृथ्वी के आंतरिक बल का परिणाम है, इंटरनल फोर्स का परिणाम है। ठीक, कहीं बाढ़ आ रहा है, ठीक, तो वहाँ की चट्टानों की जो गुणवत्ता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो ये सब चीजें मिला के क्या करती है, हमें अफेक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव करे चाहे निगेटिव करे। पॉजिटिव इन द सेंस ये कर सकती है जहाँ अच्छी चट्टानें होंगी, फर्टाइल चट्टानें होंगी, जैसे कि मिट्टी भी एक चट्टान का प्रकार है। ठीक है, तो जहाँ फर्टाइल चट्टानें होंगी वहाँ हम एग्रीकल्चर कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पानी की पोरोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ भौमजल अच्छा होगा, चट्टान की पोरोसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे भौमजल अच्छा होगा। बुंदेलखंड के पठार में क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, तो वहाँ पे सारी पानी बह जाती है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, हमारे इंटीरियर के कारण हो रहा है कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें जगह जगह अलग अलग चेंजेस है और वो हमें प्रभावित करती है, उस जगह की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को चेंज कर देती है। ठीक है, आते हैं हम लोग अब मेन टॉपिक पे। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, ये लाइन हो गया। ठीक है, अब क्या है, अगर हम जान ले कि हमारा अर्थ कैसा है तो हमें क्या मिलेगा, हम ये जान पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर जाने पे कौन कौन सी चट्टानें मिल रही हैं। ठीक है, उसके अंदर लेयर्स कौन से हैं। ठीक, हम रिसोर्सेज का पता लगा पाएंगे और ये पता लगा लेंगे कि उसका हमें यूज कैसे करना है और सस्टेनेबल यूज कैसे करना है। ठीक, उसके बाद हम पता लगा पाएंगे कि कहीं बाढ़ आ रही है, कोई हैजार्ड आ रहा है, तो उसको मिनिमाइज कैसे करें। अब माना जाता है फिजिक्स में कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो पृथ्वी के अंदर नीफे परत की वजह से है। ठीक है, या आउटर कोर की वजह से है, तो हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। बिग बैंग हमने पढ़ा तो हमने देखा कि सारी जो प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन एक ही तरीके से हुआ है। तो अगर हम अर्थ का अध्ययन कर लेंगे तो और प्लैनेट्स के बारे में जान के, स्पेस के बारे में हम और जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यह जो है व्हाई वी नीड टू स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर, यह जो क्वेश्चन है इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। ठीक है, आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको वाट बताया है, वाट किस सेंस में बताया मैंने, कि हाँ हम हेजार्डस हेजार्डस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम रिसोर्स का यूज कैसे करें यह जान सकते हैं, रिसोर्स का यूज करना जान सकते हैं, लेकिन कैसे करें, अभी तो वाई एंड हाउ तो बाकी है। तो जब आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, खास तौर से फिजिकल ज्योग्राफी, तो आप वाई एंड हाउ पे भी चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पीपीटी में मैंने वाई एंड हाउ को स्किप किया है क्योंकि इस पे ही एक बहुत बड़ा लेक्चर चला जाएगा और उसके लिए पूरी जियोग्राफी की समझ होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग से मैं चाहूंगा कि जब पूरी ज्योग्राफी खत्म होगी, अंतिम क्लास खत्म हो जाएगी और आप रिवाइज कीजिएगा घर पे बैठ के, तो इन सब चीज़ों के में हाउ एंड वाई आप सोचिएगा और कहीं कोने में आप अपने पेज पे लिख भी लीजिए
कि यहाँ पे हाउ एंड वाई आपको सोचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो क्लासिफिकेशन, इस फिगर को देखने से पहले खुद बना देता हूँ फिगर। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हो सकती है। एक हो सकता है स्पेस के अकॉर्डिंग, इन्होंने सीएल सीमा नीफे का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा है केमिकली कंपोजिशन के आधार पे। तीसरा है फिजिकल या फिजिकल मतलब वही है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। रियोलॉजिकल का मतलब वही होता है फिजिकल के, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। इन 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब इसको देखने से पहले आप यहाँ आइए, देखिए स्वेस ने, एडवर्ड स्वेस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अर्थ के इंटीरियर को 3 भागों में बांटा। बोला सबसे बाहरी है सीएल, फिर सीमा, फिर नीचे। ठीक है, और केमिकली भी बांटते हैं तो सेम इसी तरह बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, बाद में इसका सब डिवीजन करते हैं, तो हम ऐसे कर देते हैं अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, ये कैसे बनती है और मैं अभी फिगर में आपको दिखाऊंगा। यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं स्किप कर रहा था। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने वहां पे आपको वैसे बताया। एक्चुअली क्या है कि आपको एग्जाम में अगर कभी आता है तो खींचना भी पड़ता है, तो मुझे बताना पड़ेगा आपको वैसे। ठीक, देखिए एडवर्ड स्वेस ने कैसे बांटा, ये देखिएगा, सीएल, सीएल, सीमा, नीफे में बांटा। ठीक, अब आइएगा अभी केमिकली क्रस्ट मेंटल को, और उसको फर्दर हम आगे किस तरह बांट रहे हैं, क्रस्ट को 2 भागों में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, अब फिजिकल डिवीजन हम किस प्रकार कर रहे हैं, तो फिजिकल देखिएगा, फिजिकल हम बात करें लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बैरियोस्फीयर की। ठीक है, अब इस फिजिकल डिवीजन में जब लिथोस्फीयर मेसोस्फीयर के बीच एक पट्टी आती है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन क्या हो गया, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बैरियोस्फीयर। इनका एक ज्वाइंट चित्र है, नेक्स्ट वाला इसको देखिएगा। क्रस्ट को सीएल बोला जा रहा है और ये लिथोस्फीयर है। ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये है 25 किमी अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट की है 33 किमी। ठीक, इसको आप 700 किमी मानिए, इसको 2900, इसको 5155। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, अर्थ का जो डायमीटर वो है त्रिज्या कितना है, तो 6300 मान लीजिए। ठीक है, 5155 है। तो यह क्या है, डेप्थ के ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो उसका किस डेप्थ पे कौन सा लेयर है, कौन सा लेयर शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है, उसकी गहराई है। ठीक, एक बार इस फिगर को आप देख लीजिएगा। आपको ऐसे समझना है कि अगर मैंने ऐसे बांटा, इसको फिर से देखिएगा, सीएल, सीमा, नीचे। ठीक, ये हो गया। अब इसी को आप ऐसे कर लीजिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसी को कर लीजिए लिथोस्फीयर,
मेसोस्फीयर और बैरिस्फीयर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को कि अगर मैं कोई क्रस्ट भी बोले तो आपके दिमाग में सीएल और लिथोस्फीयर आ जाए। ठीक है, यह एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई मेंटल बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत सीमा और मेसोस्फीयर भी आ जाना चाहिए। कोई नीफे बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत कोर और पेरिस्फीयर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बराबर। ओके, इस फिगर को आप बाद में अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, देखिए अब क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, मोसोविक डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी, गुटेनबर्ग। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि आप अर्थ क्या है, पूरी रॉकी स्ट्रक्चर है, पूरे चट्टानों से भरी हुई है। आप ऊपर से अंदर जाना शुरू कीजिए। ठीक, ऊपर आप देखेंगे कि उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन अंदर जाने पे कुछ दूर आप चले तो अचानक जैसे ही आप मान लीजिए कि अपर क्रस्ट को पार किए, लोअर क्रस्ट में इंटर करने वाले हैं, अपर क्रस्ट को पार किए लोअर क्रस्ट में आप इंटर करने वाले हैं, तो अचानक आपको डेंसिटी में एक चेंज दिखाई देगा। ठीक है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चट्टानों के डेंसिटी में चेंज दिखाई देगा, चट्टानों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चेंज दिखाई देगा, जिसको हम कह रहे हैं एक वर्ड में डिसकंटिन्यूटी। और ऐसा हर लेयर पे होता है। क्रस्ट मेंटल कोर के अपर क्रस्ट लोअर अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जितने लेयर बन रहे हैं, ये सारे, ये सभी जितने लेयर बन रहे हैं, सबके बीच देखिए एक डिसकंटिन्यूटी का नाम लिखा हुआ है। तो वहां पे क्या हो रहा है, इस जहां पे हर लेयर पे डेंसिटी चेंज हो रही है, चट्टानों की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, और कहीं कहीं एक वर्ड आएगा फेज चेंज हो जा रहा है। अब फेज चेंज का मतलब क्या है? तो फेज चेंज का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई चट्टान मान लीजिए कि ठोस अवस्था में है, आप उसे क्रॉस किए तो नीचे आपको लिक्विड मिलने लगा। ठीक है, फिजिक्स में आप फेज चेंज का मतलब देखेंगे तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेंस में जब आप बात करेंगे इंटीरियर के इंटीरियर आप अर्थ के संदर्भ में, तो फेज चेंज का मतलब क्या है कि अभी आप पृथ्वी के हम मान लीजिए अभी आके पढ़ेंगे कि क्रस्ट आपका क्या है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड है। ठीक, लेकिन आप जैसे ही अपर मेंटल में जाएंगे तो वहां फेज चेंज आपको दिखेगा। अपर मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर है वह क्या है, प्लाज्मा स्टेज में है, सेमी प्लास्टिक स्टेज में है। ठीक है, आउटर कोर क्या है, पूरा लिक्विड स्टेज में है, लेकिन इनर कोर क्या है, ठोस अवस्था में है। तो अभी हम जब जाएंगे तो आप इसे समझेंगे कौन ठोस है कौन द्रव है। ठीक है, कि कौन सा लेयर किस स्टेज में है। लेकिन अभी आपको दो वर्ड समझने हैं, डिसकंटिन्यूटी और फेज चेंज। डिसकंटिन्यूटी का मतलब मैंने बताया, जब भी आप एक लेयर को पार करके नीचे जाते हैं तो एक बाउंड्री आती है जहां पे आपको डेंसिटी में चेंज, फिजिकल चट्टानों के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। फेज चेंज में क्या होता है, स्टेज का चेंज होता है कि कोई लिक्विड स्टेज में है तो वो सॉलिड में चेंज हो जा रहा है, सॉलिड में है तो लिक्विड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी, सेम चीज है, इसको मैंने आपको बता दिया, एक बार देख लीजिए। ए जोन विद इन द अर्थ वेयर ए सडन चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल डेंसिटी वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चाहे आप, मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम जाएंगे तो वैसे हम नहीं जा पाएंगे, तो अर्थक्वेक जो आती है तो उनकी तरंगों को डिटेक्ट किया जाता है, तो वो हमें बताती है कि कहाँ डेंसिटी घट रही है कहाँ बढ़ रही है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, व्हाट इज फेज चेंज, फेज चेंज क्या है, फेज चेंज इज व्हेन मैटर चेंज टू फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, तो एक स्टेट से क्या हो रही है दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है, उसको हम कर रहे हैं फेज चेंज। नेक्स्ट है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ से बता दी है। ठीक है, और बाकी हम क्रस्ट मेंटल कोर बारी बारी करके पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा आपको। हाँ, इसके बारे में देखिएगा।
ये देखिए डाटा से भरा हुआ पेज है, पीपीटी जो है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन का नेचर देखना पड़ेगा। इसमें हमने जो भी अर्थ के इंटीरियर क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल कोर, सीएलसी मालिक है, तो इसमें वॉल्यूम को बता रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से क्या क्या है, एक है वॉल्यूम, दूसरा है मास, तीसरा है डेंसिटी, ठीक है। और जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो 0.5% वॉल्यूम में है। मेंटल कितना है, 83.5%। और कोर कितना है, 16%, ठीक है। अर्थ का मास कितना है, 0.2%। क्रस्ट का, क्रस्ट जो है अर्थ के टोटल मास का 0.2% अपने पास रखी है। मेंटल कितना आता है, 67.8%। और कोर कितना आता है, 32%। डेंसिटी के बारे में तो बिना कहे आप बताएंगे कि ऊपर कम है, अंदर जाने पे बढ़ेगी, ठीक है। तो क्रस्ट की कितनी है, 3.5 एवरेज है। मेंटल की 5.6 है एवरेज, और नीफे की 11। अब ये ध्यान दीजिएगा, हम कहीं भी डेंसिटी लिखते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम प्रति, ठीक है, ग्राम प्रति मीटर। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब यूपीएससी, हम सीएससी की बात करेंगे, आईएएस की बात करें तो आपसे शायरी डाटा पूछे, ठीक है। अब क्वेश्चन को नेचर नहीं रह गया है कि आपसे वह पूछे कि ये बताओ मेंटल की वॉल्यूम कितनी है टोटल अर्थ का, क्रस्ट की वॉल्यूम टोटल अर्थ का कितनी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन मैंने यहाँ दिया है। इसके देने के पीछे का बस एक रीजन है, वह आपसे ऐसे भले ना पूछे, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि जो मेंटल है वह पूरे अर्थ का, अर्थ के वॉल्यूम का सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है। तो आप लगाएंगे हाँ कवर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आएंगे। तो आपको डाटा याद रहे या न रहे, लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम मेंटल के पास है, फिर कोर के पास, फिर क्रस्ट के पास। सबसे ज्यादा मास मेंटल के पास, फिर कोर के पास, फिर क्रस्ट के पास, ठीक। सबसे ज्यादा डेंसिटी क्रस्ट, मेंटल, कोर। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। अगर आप पीसीएस देने जा रहे हैं तो आप इस डाटा को उसमें उठा के देख सकते हैं, आपको काम आएगा, ठीक। अब मेजर एलिमेंट क्या है, तो क्रस्ट में मेजर एलिमेंट ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और फेरस है। आप स्क्रीन में देखते रहिएगा, ठीक है। सीमा में क्या है, और सॉरी मेंटल में मेजर एलिमेंट्स क्या है, तो सिलिकेट और मैग्नीशियम है। सीमा को ही देख लीजिए, एसआई का मतलब क्या है, सिलिकेट, और एमए का मतलब मैग्नीशियम, ठीक। और कोर में क्या है, जिसको हम निफे भी बोलते हैं, तो निकिल और आयरन। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है और अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीज एक ही है, लेकिन इन क्रस्ट और इन अर्थ दोनों में उत्तर बदल जाएगा, ठीक है। जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो केवल अपर पार्ट को लेंगे, तो यह घटते क्रम में लिखा गया है। पहले क्रस्ट में देखेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, फिर सिलिका, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक। उसके बाद जब हम अर्थ में देखेंगे तो पहले आयरन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए इस चीज को आप देखिएगा, आगे चलते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, थिकनेस है, या फिर आप बाद में इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब क्रस्ट क्या है, क्रस्ट आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। यह लाइन बताने की जरूरत नहीं है, क्रस्ट से ही क्लासिफिकेशन की तो हमने शुरू किया। इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 8 से 40 किलोमीटर तक ठीक होता है, ठीक। इसकी एक विशेषता और क्या है कि यह माउंटेन के नीचे मोटा होता है। अब माउंटेन के नीचे इसकी जो मोटाई होती है अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है। आप इस फिगर को देखिए जो यहाँ पे बना है क्रस्ट, क्रस्ट के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब क्या है, मान लीजिए कि कोई एक पर्वत है, माउंटेन या कंटिनेंट है। सागर हमेशा नीचे रहेगा, कंटिनेंट ऊपर रहेगा, उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी कंटिनेंट की, ठीक। तो आप देखिए ये जो फिगर बना है, आप ध्यान से देखिएगा,
ये क्या है, थोड़ा नीचे के दब के है, ठीक है। इसको आप ऐसे देखिए, हम जब भी अर्थ बनाते हैं इंटीरियर को तो ऐसे बनाते हैं, देखिए। ये हो गया क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट में ये हो गया कंटिनेंटल क्रस्ट, ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कंटिनेंटल क्रस्ट और ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट। अब देखिए, ये जो कंटिनेंटल क्रस्ट है या इसे आप माउंटेन भी अगर माने तो इसकी गहराई देखिए यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। एक फिगर वैसे बना है वहां पे, इसे आप अपने हिसाब से खींच भी सकते हैं कॉपी में बनाने के लिए, ठीक है, या किताबों में दिया हो तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। आते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि पर्वतों के नीचे मोटा होता है, ठीक। अब इसको और आगे हम पढ़ेंगे, देखिए। अभी यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है इस लेयर पे, यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो है यहाँ से क्या है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट अलग हो रहा है तो डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और ये पीछे वाले क्लास में, एक मिनट, ये हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, आप इसको आइए थोड़ा देखिएगा, ठीक है। इसको तो मैंने बताया था सारी डिसकंटिन्यूटी को कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सा है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ध्यान दीजिएगा, नाम मैंने नहीं लिया था लेकिन चर्चा किया था कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो, ठीक। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी, और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी। इसके लिए मैं आपको एक कोड बना देता हूँ जिससे आप याद कर पाएंगे। इस कोड बहुत सिंपल है, सबके पहले लेटर को मैंने याद कर लिया है, कोमो रेगुले, कोमो रेगुले, ठीक है। कोनराड, मोसोवी, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेमन। अब क्या है कि देखिए, आप क्रस्ट मेंटल कोर याद ही रहेगा, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट ये ऐसे रहेगा, लेकिन आप अगर इसको सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो वहां पे तुरंत आप फिगर खींचेंगे और तुरंत इसको मिला लेंगे कि कहाँ पे कौन सा आएगा, आपको भूलेगा नहीं, ठीक। या आप अन्य तरीकों से भी याद कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ठीक। तो अब क्या है कि यहाँ पे कोनराड डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने हाइड्रोस्फीयर एंड क्रस्ट, बिटवीन द हाइड्रोस्फीयर एंड क्रस्ट। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे क्यों लिख दी, यहाँ पे लिखा है, लिखने का मतलब सिंपल है कि क्रस्ट दो प्रकार का है, एक कंटिनेंटल और एक ओशियन। तो कंटिनेंट और ओशियन जहाँ पे हो रहा है उसको वहीं से अलग हो रहा है, इसी बाउंड्री से, कोनराड बाउंड्री से, ठीक है। चाहे कंटिनेंट को आप अपर क्रस्ट बोल दीजिए, ओशियन को आप लोअर क्रस्ट बोल दीजिए, ठीक। आगे आते हैं, क्रस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं जो फैक्चुअल है, मैं इसे जल्दी जल्दी करा देता हूँ, आप सतर्क रह के इसे देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, कंटिनेंटल क्रस्ट क्या है, 0 से 25 किलोमीटर तक पाया जाता है, उसके बाद 25 से 33 किलोमीटर तक ओशियनिक क्रस्ट पाया जाता है, ठीक। कंटिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी 2.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, और ओशियनिक क्रस्ट की क्या है, 2.9 ग्राम पर सेमी क्यूब, ठीक। कंटिनेंटल क्रस्ट सीएल का बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे तो भी आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने में यह हेल्प करेंगे, ठीक है। 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। कंटिनेंटल क्रस्ट क्या है, सीएल का बना है, ओशियनिक क्रस्ट सीमा का बना है। अब देखिए, ये भी आप कैसे याद कर सकते हैं कि जब भी हम बनाते हैं अर्थ इंटीरियर तो पहले सीएल सीमा और नीफे की बात करते हैं, ठीक है।
तो ओशियनिक क्रस्ट नीचे आता है तो वो सीमा का हो गया। ठीक, ग्रेनाइट प्लस एंडीसाइटिक रॉक्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट और एंडीसाइटिक रॉक्स का बना है। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट जो है बेसाल्ट रॉक का बना है, ऐसे बेसाल्ट रॉक का। ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसकी एवरेज थिकनेस 30 किलोमीटर है और ओशियनिक क्रस्ट की एवरेज थिकनेस कितनी है, 5 से 7 किलोमीटर। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने थिकनेस बताई है न कि डेप्थ। आपको डेप्थ ऊपर बताया गया है 0 से 25 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। ठीक है, और ओशियनिक क्रस्ट का कितना, 5 to 7 किलोमीटर। थिकनेस 25 से 70 किलोमीटर होता है मैक्सिमम। अब क्या है कि कहीं यह चीज मोटी होगी और कहीं पतली। अब इसको ऐसे ही देखिए, ये है, आप ध्यान से देखेंगे अगर तो अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, आपको दिख रहा है, इसकी मोटाई जो ये वाली पार्ट है यहाँ पे कम है, यहाँ पे और ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यह वेरी कर रही है, तो यह वही चीज बता रहा है कि इसकी जो थिकनेस 25 से 70 किलोमीटर मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, और जो पर्वत की जड़ें हैं, अभी मैंने जो वो फिगर बनाया था ऐसे, ठीक है, ये वाली फिगर जो मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे क्या है, इसकी गहराई बढ़ गई, तो पर्वत के रूट के पास क्या है, यह ज्यादा गहरी है और यह वहां पे 75 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, कंटिनेंटल क्रस्ट सॉफ्ट है और हल्का है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि जब मैं ज्योग्राफी सीख रहा था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि कंटिनेंट हम जब भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जमीन या पर्वत पठार मैदान माउंटेन, ये सब आता है। तो दिमाग में सीधा जाता है कि ओशियन में के अंदर जो मिट्टी होगी मुलायम होगी। ठीक है, लेकिन यह उल्टा है। ठीक है, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो सॉफ्ट है, डेंसिटी भी इसकी कम है, और लाइटर का मतलब ही डेंसिटी कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओशियनिक क्रस्ट, गहराई 25 से 33 किलोमीटर, डेंसिटी 2.9, सीमा का बना हुआ है, बेसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, बेसिक लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए चट्टानों के एसिडिक और बेसिक होने का जो निर्धारण होता है वह सिलिकेट की मात्रा के आधार पे होता है। ठीक है, जब हम रॉक्स पढ़ेंगे तो मैं वहां बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ आप सुन लीजिए कि सिलिकेट की मात्रा या सिलिका की मात्रा कितनी है। अगर सिलिका की मात्रा 45 से 55% है तब हम कहेंगे कि यह क्या है, बेसिक है। ठीक है, अगर यही 55 से ज्यादा हो जाए, 75 तक चली जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एक एसिडिक लेयर है। ठीक है, इस ओशियनिक क्रस्ट पतला होता है, उसकी जो मोटाई होती है थिन होती है, और हार्ड होता है और हैवी होता है, जिसकी डेंसिटी अधिक है। ठीक है, आगे इसको आप 2-4 बार देखते रहिएगा। ठीक है, 4 बार ध्यान लगा के पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, दिमाग पे प्रेशर लेके याद नहीं करना है। आ, अब मेंटल के बारे में देखिए, एवरेज डेंसिटी जो मेंटल की होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक, इसकी गहराई है 33 से 29 किलोमीटर। इसको हम फेरो मैग्नीशियम मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम लेयर भी कहते हैं। ठीक है, फेरो मैग्नीशियम लेयर या अल्ट्रा बेसिक लेयर भी इसे बोलते हैं। अल्ट्रा बेसिक, बेसिक का मैंने बताया ना, सिलिकेट की मात्रा इसमें क्या होगी, कम मिलेगी, इसलिए बेसिक बोल रहा हूँ। ठीक है, अब फेरो मैग्नीशियम, फेरो मतलब आयरन और मैग्नीशियम इसमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे फेरो मैग्नीशियम लेयर भी बोल रहे हैं। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल इज नोन एज रेविटी, ये मैंने आपको बता दिया है। मेसोस्फीयर, मेंटल को मेसोस्फीयर मान सकते हैं, जो इसका फिजिकल डिवीजन है, मेंटल का फिजिकल डिवीजन मेसोस्फीयर कहलाता है। और मेंटल को हम 2 भागों में बांटते हैं। अब कैसे बांटते हैं, तो देखिएगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल वो तो है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में हम लोग बांटते हैं।
अपर मेंटल की गहराई कितनी है? 35 से 700 किलोमीटर। तो वहां पे मैंने 33 बताया था, आप वही 35, 33, 40 जो आ गए उसको याद कर लीजिए। अपर मेंटल की डेप्थ है 35 से 700 किलोमीटर। ठीक, अब इसको भी हम फर्दर आगे दो भागों में बांट देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फीयर, एस्थेरोस्फीयर, ये दोनों फिजिकल डिवीजन में मैंने आपको क्लासिफाइड करके बताया था और आ रहे थे मेंटल में। ठीक है, आप इस फिगर को हमेशा देखते रहिएगा जब भी क्रस्ट मेंटल कोड पढ़िएगा तो ये वाला। ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, लिथोस्फीयर, अभी जब मैं आपको कल ये पार्ट बता रहा था कि लिथोस्फीयर कहते किसे, लिथोस्फीयर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैंने इस चीज को छोड़ दिया था कि लिथोस्फीयर है क्या। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आज वो समय आ गया है, इसको आप देख लीजिए। लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट का जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट, देखिए क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, अगर हम एक ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट की मोटाई इसको ऐसे देखो, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल। ठीक है, तो मेंटल का कुछ ऊपरी भाग और पूरा क्रस्ट, ये क्या कहलाता है? हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो क्रस्ट में क्या शामिल है? पूरा क्रस्ट प्लस मेंटल का कुछ पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। ठीक, अब लिथोस्फीयर की थिकनेस क्या है? 100 किलोमीटर है लिथोस्फीयर। अब क्रस्ट और नीचे हम जाएंगे तो मान लीजिए 35 किलोमीटर हो गया क्रस्ट का, और नीचे 65 चले जाइए तो हो जाएगा लिथोस्फीयर, मेंटल में 65 किलोमीटर। ठीक, इट्स कवर बाय लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके अंदर कौन सी रॉक्स मिलेगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो कहीं और, उनका जन्म कहीं और हुआ है, वो कहीं और बने हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाके जमा कर देती हैं, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर किससे ढका हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स से ढका हुआ है। ठीक है, एवरेज थिकनेस इसकी कितनी है? 70 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस इसकी 70 किलोमीटर, और फ्यू किमी थिक अंडर ओशियनिक क्रस्ट। अब ये तो अंडरस्टूड है कि ओशियन के नीचे जो जो भी होगा, तो उसके अंदर इसकी जो गहराई होगी वो क्या होगी? कम होगी, और पर्वतों के नीचे क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, पर्वत और रिज, रिज होते हैं कि ओशियन में ज्वालामुखी एक लाइन में बने रहते हैं। ठीक है, उसको हम रिज बोलते हैं, इसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। अभी आप जानिए कि रिज और पर्वतों के पास 150 किलोमीटर तक क्या होती है? इनकी गहराई होती है। ठीक है, या मोटाई। एस्थोनोस्फियर नेक्स्ट टॉपिक है। अपर मेंटल को दो भागों में बांटे, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को मैंने बताया कि 100 किमी इनकी मोटाई होती है। क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल को इसमें शामिल करते हैं। ठीक, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा लिथोस्फीयर हमारा ढका हुआ है, और ये ओशियनिक क्रस्ट के नीचे इनकी जो थिकनेस होगी वह पतली होगी। ठीक है, और माउंटेन के नीचे या रिज के नीचे क्या है? इनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी। एस्थोनोस्फीयर, इसकी गहराई 100 से 400 किलोमीटर तक होती है। जब हम नीचे जाएंगे तो 100 से 400 किलोमीटर के बीच में एस्थोनोस्फीयर पाया जाता है, और इसको हम वेलोसिटी ऑफ लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भूकंप की तरंगें पी और एस वेव आती हैं, वह उनकी जो वो होती है, क्या नाम है, इनका जो वेग है वो घटने लगता है। ठीक है, और यह मैकेनिकली यांत्रिक रूप से वीक हो जाती, यांत्रिक रूप से ये क्या है? कमजोर होती हैं और टूटने वाली होती हैं।
एस्थेनोस्फीयर को ऐसे समझिए कि एस्थेनोस्फीयर से हमारा लावा निकल के आता है। तो एस्थेनोस्फीयर में क्या है, मैग्मा भरा हुआ है अंदर, ठीक है। अब वह मैग्मा किसमें है, सेमी प्लास्टिक स्टेज में है, और सेमी प्लास्टिक स्टेज में जब वो है तो कमजोर होगा, तो मतलब वह डक्टाइल है, ठीक है। अब उसमें जब भी भूकंपी तरंगे प्रवेश करती हैं तो भूकंपी तरंगे कमजोर क्या मतलब उनकी वेग जो है कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वह उसमें रन नहीं कर पाती है, ठीक। या सेमी मोल्टन प्लास्टिक स्टेज में स्ट्रेटोस्फीयर मैंने बता दिया, टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। और यह लो सुपर, यहाँ पे क्या है, लो सुपर इम्पोज प्रेशर है। लो सुपर इम्पोज प्रेशर का मतलब कि हम इसके ऊपर केवल क्रस्ट का भार है, लेकिन अगर हम इनर कोर की बात करें तो उसके ऊपर पूरे पृथ्वी का भार है। अपर अपर कोर और लोअर कोर, क्रस्ट, पूरे क्रस्ट, मेंटल और अपर कोर का भार किस पे, इनर कोर पे, ऐसे समझिए। देखिए ये क्या है, अर्थ है। तो जब हम एस्ट्रोनोस्फीयर की बात करते हैं तो वह 100 से 400 किलोमीटर के बीच में पाया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो सुपर इम्पोस्ट का मतलब क्या है, उसके ऊपर जो प्रेशर किसका है, केवल क्रस्ट का ही तो पड़ रहा है, और कुछ मेंटल का, केवल क्रस्ट का ही पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोनोस्फीयर पे, एस्ट्रोनोस्फीयर अगर यहाँ पे है तो इसके ऊपर क्रस्ट और कुछ मेंटल का ही पार्ट पड़ रहा है प्रेशर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सुपर इम्पोस्ट प्रेशर का तो मैक्सिमम होगा, ठीक। तो सुपर इम्पोस्ट यहाँ प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे सबसे कम, ठीक। अब आते हैं लोअर मेंटल पे। लोअर मेंटल, इसकी गहराई 700 से 29 किलोमीटर होती है, सॉलिड स्टेज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रस्ट भी सॉलिड है, ठीक। अब मेंटल में जब आते हैं तो एस्थेनोस्फीयर जो हमें मिल रहा है, क्रस्ट सॉलिड है, लिथोस्फीयर भी सॉलिड है, एस्थेनोस्फीयर सेमी मोल्टेन स्टेज में है, ठीक है। और जो हमारा लोअर मेंटल है वह भी सॉलिड स्टेज में है, ठीक। ठीक है, लोअर मेंटल भी हमारा सॉलिड सॉलिड स्टेज में है, और इसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। हाई डेंसिटी 7.5 है इसकी, 7.5 ग्राम पर सेमी क्यूब, और इसको हम ओलिवाइन लेयर भी कहते हैं, ठीक है। लोअर मेंटल में ओलिवाइन खनिज पाया जाता है, तो उसे हम ओलिवाइन लेयर कहते हैं। अब ओलिवाइन क्या होता है, तो इसमें आयरन, एल्युमिनियम सब मिक्स होता है, निकेल, ठीक। इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब रॉक आएगा, ठीक। वेट करना पड़ेगा आपको रॉक का। यहाँ पे जैसे ओलिवाइन लेयर आया, और क्या आया था इधर, ग्रेनाइटिक आया था, एसिडिक लेयर, बेसिक लेयर, तो इसे हम रॉक सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक फिगर है लिथोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के लिए। यह क्या है, क्रस्ट है, इसको देखिएगा। इसे जो नीला वाला पार्ट है, ये जो लाइन है पूरी नीली वाली, इसको मानिए क्रस्ट है, ठीक। कुछ चीजों को लेके लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी होगी, 100 किलोमीटर। इसके नीचे क्या मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्या है, सेमी मोल्टेन स्टेज में है, यहाँ से लावा बाहर निकलता है, ठीक है। यह चीज आपको प्लेट टेक्टोनिक में काम आएगी, आप इस फिगर को अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। अब इन कंट्रास्ट टू द हॉट वीक जोन बिलो द लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली कूल्ड रिजिड रॉक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लिथोस्फीयर क्या है, ठंडा है। अब हम आगे आर्थर होम्स का एक सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं इस लाइन को क्लियर करूंगा कि जो लिथोस्फीयर है यह क्या है, ये गर्म अवस्था है। एक मिनट, ये देखिए, ये क्या है, रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से गर्म है, और लिथोस्फीयर ठंडा है। तो यहाँ से रॉक लावा निकलता है और ये फैलने लगता है। तो इसको मैं और अच्छे से आपको आर्थर होम्स के सिद्धांत में बताऊंगा, यहाँ पे आप फिगर को ध्यान दीजिएगा बस।
अगला है कोर। कोर क्या है? डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, सबसे भारी पदार्थ है, सबसे डेंस लेयर है, ठीक। और जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, उसको हम मोहसुबिक कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, या मोह डिसकंटिन्यूटी। कोर को हम बैरिस्फीयर भी कह सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किसके बीच पाई जा रही है? तो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। आप पहले वाले फिगर से इसको समझ सकते हैं। अगला है, कोर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब कोर को दो भागों में जो बांट सकते हैं वो क्या है? आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर की गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है? 2900 से 5150 किलोमीटर, ठीक। यह नीफे का बना है, सॉरी, नीफे और सिलिका इसमें पाया जाता है। नीफे 87% है और सिलिका 12%। फैक्ट है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। यह लिक्विड यह लिक्विड स्टेज में है। आउटर को स्टेज आपको याद रखनी है हर कीमत पे, ठीक है, दिमाग में आपके आना चाहिए। जब भी नाम लिया जाए कि आउटर को, तो तुरंत लिक्विड आपके दिमाग में आना चाहिए। एस्ट्रोनोस्फीयर सेमी मोल्टन स्टेज, आउटर लोअर मेंटल सॉलिड स्टेज, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। आपको यह बैठा लेना दिमाग में, ठीक। लिक्विड स्टेज बिकॉज टेम्परेचर इज मोर डोमिनेंट बट द प्रेशर इज कंपेरेटिवली लेसर। अब ये लिक्विड स्टेज में क्यों है? लिक्विड स्टेज में है इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया। अब टेम्परेचर क्यों ज्यादा हुआ, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। आउटर कोर में रेडियो एक्टिव पदार्थ है और पृथ्वी अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है, ठंडी हो रही है, ठीक है। इस वजह से वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे वह क्या है, लिक्विड स्टेज में है। जबकि प्रेशर ज्यादा है तब भी यह ऐसा होना चाहिए। देखिए इस लाइन का मतलब आप समझिए यहाँ पे कि टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है, ठीक है। अब हम जब आउटर कोर की बात कर रहे हैं, आउटर कोर कहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ देखिए, देखिए जब हम आउटर कोर की बात कर रहे हैं, आउटर कोर यहाँ आएगा, ठीक है, आउटर कोर यहाँ आएगा। तो इसके ऊपर इतना प्रेशर तो पड़ रहा है, सुपर इम्पोज प्रेशर। तो यह प्रेशर क्या है इसके लिए, बहुत ज्यादा है। और फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम। लेकिन वहां पे दोनों ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जा रहा है कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और आउटर कोर किसमें है, लिक्विड स्टेज में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ड्यू टू रोटेशन rocks and magma in churning motion dynamo effects creates and earth magnetosphere created, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वह आउटर कोर की वजह से है। आउटर कोर में क्या है, जो भी पदार्थ है वह लिक्विड स्टेज में है और पृथ्वी रोटेट कर रही है। तो जब भी रोटेट कर रही है तो उसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी रोटेट करेगा, तो वह चर्निंग मोशन की में रोटेट कर रहा है, ठीक। और उसके अंदर जो है आयरन है, निकिल है, तो उसके वजह से क्या हो रही है, उसमें चुंबकत्व की उत्पत्ति हो जा रही है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन में ये जानना है कि जो आउटर कोर है वह लिक्विड स्टेज में है, रोटेट कर रहा है, ठीक, चर्निंग मोशन हो रहा है वहां पे, तो डायनेमो इफेक्ट्स क्रिएट हो रहा है जिससे पृथ्वी की मैग्नेटिज्म बन रही है। और पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वह 3200 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अगर ये अर्थ सरफेस है, अगर ये अर्थ सरफेस है तो इससे 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पे तक क्या है, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। अब इनर कोर की बात करते हैं।
इनर कोर की जो गहराई है 5150 से 6371 किलोमीटर तक। सॉलिड स्टेज में है, डेंसिटी इसकी 13 ग्राम पर सेमी क्यूब है। इसमें मीथेन 99% पाया जाता है और यह क्या है, एक सॉलिड बॉल की तरह है। सॉलिड बॉल की तरह आप समझ गए होंगे, सॉलिड बॉल का मतलब ये हुआ ऐसे। अब ऐसे देखिए कि ये तो हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल कोर। तो कोर तो ये पूरा एरिया ही ले लिया ना, तो ये क्या हो गया, सॉलिड बॉल की तरह है हमारा इनर क्रस्ट, इनर कोर। ठीक है, अब आज के लिए हम रहने देते हैं। ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन और उसका कंप्लीट हुआ कि हम पृथ्वी के अंदर क्या डिवीजन करते हैं, उसे कैसे पढ़ते हैं, इसे हमने देखा है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि आज हमने जो क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं तो उसकी पुष्टि कैसे हुई है, हमें कैसे पता चला है कि नहीं यही अर्थ का क्लासिफिकेशन है और सही है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए रहने देते हैं। धन्यवाद।